मैं डॉक्टर महेंद्र कुमार सारवा, सहायक प्राध्यापक इतिहास, शासकीय दूधाधारी बजरंग महिला महाविद्यालय रायपुर। आज मैं अशोक एवं उसका धम्म विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं। भारत के इतिहास में मौर्य साम्राज्य का अपना महत्वपूर्ण स्थान है। आप सबको पता है कि चंद्रगुप्त ने 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। मौर्य साम्राज्य की स्थापना में उनके गुरु चाणक्य का महत्वपूर्ण योगदान रहा। चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने एक मुट्ठी भर सेना की सहायता से घनानंद की विशाल और शक्तिशाली सेना को पराजित किया था। कालांतर में चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से सेल्यूकस को पराजित करके विशाल क्षेत्रों पर अपने अधिकार स्थापित किए और भारत को प्रथम बार राजनीतिक दृष्टि से एक किया। इसीलिए भारत के इतिहास में चंद्रगुप्त मौर्य को प्रथम ऐतिहासिक सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। 298 ईसा पूर्व में जब चंद्रगुप्त की मृत्यु हुई तो उसके स्थान पर बिंदुसार शासक बना और बिंदुसार भी अपने पिता की परंपरा साम्राज्यवादी नीति को जीवित रखा। वो भी महत्वाकांक्षी था और अपने महत्वाकांक्षा को अपने योग्यता के बल पर सिद्ध किया। बिंदुसार की मृत्यु के पश्चात उसका योग्य पुत्र अशोक मौर्य वंश की गद्दी पर 269 ईसा पूर्व में बैठा था। लेकिन इसके बीच 269 और 273 के बीच कौन सी घटना घटित हुई, ये हम अशोक के प्रारंभिक जीवन की चर्चा करेंगे। अशोक का शासनकाल वास्तव में भारत के इतिहास में एक गौरवमयी काल था। भारत को सर्वमुखी उन्नति प्रदान करने का कार्य अशोक ने किया था। विश्व के महानतम सम्राटों में अशोक की गणना होती है। इसीलिए इतिहासकार H.G. वेल्स ने अशोक के बारे में लिखा है कि इतिहास के पृष्ठों को रंगने वाले हजारों राजाओं के नामों के मध्य अशोक का नाम सर्वोपरि नक्षत्र के समान दैदीप्यमान है, क्योंकि अशोक ने वास्तव में ईश्वर के तुल्य कार्य किया है। ईश्वर का जो कार्य होता था अशोक ने किया। प्रजा के कल्याण के लिए अशोक ने कई महत्वपूर्ण कार्य किए और उनके द्वारा किए गए कार्यों का उदाहरण विश्व के इतिहास में हमको और कहीं देखने को नहीं मिलता। हम अशोक के प्रारंभिक जीवन पर चर्चा करते हैं। अशोक के पिता का नाम बिंदुसार और उसकी माता का नाम सुभ्रतांगी था। कहा जाता है कि बिंदुसार के 16 रानियां थी और उनके 101 पुत्र थे। कालांतर में अशोक अपने पिता का ज्येष्ठ पुत्र नहीं था। ऐसी स्थिति में वह अपने पिता का स्नेह प्राप्त नहीं कर पाया। बचपन में अशोक को कई परेशानियों का सामना करना पड़ा था और इसीलिए अशोक बचपन से ही अत्यंत क्रोधित स्वभाव का था। उसको हिंसा में एक प्रकार से विश्वास था। कालांतर में जब वो युवा हुआ तो उसके पिता ने उसे उज्जैन का गवर्नर नियुक्त कर दिया। इसी समय सुसीम को तक्षशिला का गवर्नर बनाया गया था। तक्षशिला में विद्रोह हुआ था जिसे सुसीम दबा नहीं पाया और कालांतर में वो भागकर पाटलिपुत्र आ गया। ऐसी स्थिति में बिंदुसार ने अशोक को तक्षशिला के विद्रोह का दायित्व सौंपा और अशोक तक्षशिला के विद्रोह को जाकर दमन कर दिया। इससे अशोक अपनी राजनीतिक योग्यता को प्रमाणित कर दिया था। कालांतर में जब 273 ईसा पूर्व में बिंदुसार की मृत्यु हुई तो अशोक मौर्य साम्राज्य की गद्दी को पाने के लिए राजधानी लौट आया। यहाँ पर उसे अपने भाइयों के साथ उत्तराधिकार के लिए संघर्ष करना पड़ा और 4 वर्ष 273 ईसा पूर्व से लेकर 269 ईसा पूर्व तक 4 वर्ष वह अपने भाइयों से उत्तराधिकार के लिए संघर्ष करता रहा। कालांतर में अशोक विजय श्री प्राप्त किया और 269 ईसा पूर्व में वह मौर्य वंश की गद्दी पर बैठ गया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मौर्य वंश की गद्दी पाने के लिए अशोक को भीषण संघर्ष करना पड़ा था। अशोक अपने पिता की भांति, अपने दादा की भांति महत्वाकांक्षी शासक था। अपने पिता और अपने दादा द्वारा विरासत में मिले हुए साम्राज्य से वह संतुष्ट नहीं था। वह भारत के उन स्वतंत्र राज्यों पर आक्रमण करना चाहता था जो अभी भी मौर्य साम्राज्य के भाग में शामिल नहीं हुए थे। तो
इस समय हम देखते हैं कि इस समय का शक्तिशाली साम्राज्य कलिंग था। कलिंग व्यापारिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण था और राजनीतिक दृष्टि से। इसलिए अशोक ने अपने साम्राज्य के 8वें वर्ष अर्थात 261 ईसा पूर्व में कलिंग राज्य पर आक्रमण किया। मौर्य साम्राज्य की सेना तो शक्तिशाली थी, इसमें दो मत की बात ही नहीं थी। अशोक ने अपनी शक्तिशाली सेना लेकर कलिंग अभियान के लिए निकल पड़ा। इधर हम कलिंग के शासक के बारे में देखते हैं। विद्वानों का मानना है कि इस समय कलिंग के शासक नंद थे। कलिंग के शासक और उनकी प्रजा अत्यंत शक्तिशाली थी। देश के लिए मर मिटने के लिए उनकी सेना तैयार रहती थी। मातृभूमि की स्वतंत्रता उन्हें सबसे ज्यादा प्रिय था। जब अशोक ने कलिंग राज्य पर आक्रमण करने के लिए अपनी सेना लेकर पहुंचा तो कलिंग की सेना भी मौर्य साम्राज्य की सेना का डटकर मुकाबला करने के लिए तैयार हो गई। दोनों पक्षों के मध्य भीषण संघर्ष हमको देखने को मिलता है। दोनों की सेना विशाल थी। इस समय कलिंग की सेना के पास 60,000 पैदल सैनिक थे, 1,000 घुड़सवार था, 700 हाथी थे। तो ऐसी स्थिति में इतनी विशाल सेना के साथ दोनों पक्षों के मध्य युद्ध हुआ। इस युद्ध में 1 लाख से अधिक सैनिक मारे गए थे। हजारों लाखों की संख्या में पशु मारे गए थे, जिसमें से घोड़े, हाथी हमको देखने को मिलता है। 1.5 लाख सैनिक बंदी बना लिए गए थे। तो इस प्रकार से यह युद्ध भयंकर युद्ध था। जहां तक दृष्टि जाती थी वहां तक शव पड़े रहते थे। अशोक जब इस दृश्य को देखा तो उसका हृदय द्रवित हो गया। अशोक ने देखा कि चारों ओर सब ही सर दिखाई दे रहे हैं। घायल सैनिक कराह रहे हैं, घोड़ा हिनहिना रहा है, हाथी चिंगाड़ रहा है। इतने विभत्स दृश्य को देखकर अशोक का हृदय द्रवित हो गया। कहते हैं ना, पत्थर दिल भी पिघल जाता है। अशोक, जिसका नाम था शोक रहित, वो अशोक कलिंग के दृश्य से विहल उठा। उसका कलेजा धक धक करने लगा और सोचने लगा कि वास्तविक विजय क्या यही है। उसका हृदय परिवर्तन हो गया और वास्तव में कलिंग का युद्ध एक युग निर्माणक घटना थी। उन्होंने एक युग का अंत करके दूसरे युग की शुरुआत की। इसी समय जब अशोक कलिंग के मैदान में फैले हुए शवों को देख रहा था, उसी समय कलिंग राज की पुत्री अपनी वीरांगनाओं सेना के साथ वहां उपस्थित हुई और अशोक को चुनौती देते हुए कही कि हे महत्वाकांक्षी शासक, हे साम्राज्य लिप्सा से युक्त अशोक, जब तक कलिंग की बेटियां जीवित है तब तक कलिंग तुम्हारा नहीं हो सकता। और इस प्रकार अशोक ने देखा कि कलिंग को जीतना अशोक के लिए बड़ी बात नहीं थी, लेकिन कलिंग के दृश्य ने अशोक के हृदय को परिवर्तित कर दिया। और यहीं पर अशोक ने एक सौगंध ली कि आज से मेरे राज्य में भेरी घोष नहीं बल्कि धम्म घोष सुनाई पड़ेगा। आज से मेरे राज्य में हर हर महादेव नहीं बल्कि बुद्धम शरणम गच्छामि गूंजेंगे। आज से मैं साम्राज्य विजय के स्थान पर धम्म विजय का कार्य करूंगा। और अशोक यहीं से अहिंसात्मक नीति को अपनाया और धम्म नीति का पालन किया। इस प्रकार से कलिंग का विजय वास्तव में अशोक के लिए एक हृदय परिवर्तनकारी युद्ध था। अशोक ने एक युग के स्थान पर अर्थात युद्ध नीति को छोड़कर अब उन्होंने धम्म नीति का पालन किया। इसलिए कलिंग का युद्ध महत्वपूर्ण था। कलिंग कालांतर में मौर्य साम्राज्य में मिला लिया गया और इसकी राजधानी तोसाली को बना दिया गया। उन्होंने अपने धौली व गंजम के अभिलेख में इस घटना का वर्णन किया है और ये कहते हैं कि सम्राट का आदेश है कि प्रजा के साथ पुत्रवत व्यवहार किया जाए, अकारण लोगों को दंड व यातना न दी जाए। डॉक्टर R.S. त्रिपाठी इसके बारे में लिखते हैं कि इसके बाद
हैरी घोष सदा के लिए मूक हो गया और धम्म घोष का शांतिप्रद और नेह सिंचित नाद दिंगत में गूंज उठा। वास्तव में हम इस घटना को इतिहास में युग निर्माण घटना के रूप में जानते हैं। अशोक का धम्म। अब देखते हैं, जब कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक ने युद्ध नीति का परित्याग करके धम्म नीति का अनुसरण किया, तो ऐसी स्थिति में यह धम्म क्या था? H.G. वेल्स अशोक को विश्व के महानतम शासकों में से एक मानते हैं। अशोक का कथन यह था कि राजा की प्रसिद्धि का वास्तविक मापदंड प्रजा का नैतिक उत्कर्ष है। अशोक अपने द्वितीय स्तंभ लेख में ये कहते हैं कि कियम चु धम्मे, धम्म क्या है? आगे वह धम्म का उत्तर देते हैं, अप आसीटमे बहु कल्याणे दया दाने सचे साचिए। अर्थात अप आसीना में दुष्कार्यों से बचना चाहिए, बहु कल्याणे बहुत लोगों का, अधिक से अधिक लोगों का कल्याण करना चाहिए, दया अर्थात करुणा, दाने अर्थात उदारता, सचे अर्थात सत्यता और साची अर्थात पवित्रता, ये प्रत्येक मनुष्य को बनाए रखना चाहिए। अब आसीना में बहु कथाने दया दाने सचे साचिए, और इसी के द्वारा मनुष्य मोक्ष की प्राप्ति, निर्वाण की प्राप्ति कर सकता है। ये अशोक के धम्म का सार था। अशोक के धम्म के दो पहलू थे। पहला व्यवहारिक, जिसका पालन करना प्रत्येक मनुष्य को चाहिए, अनारंभो प्राणानाम, अर्थात प्राणवान जंतुओं की हत्या नहीं करना चाहिए, अविहिंसा भूतानाम, अर्थात अस्तित्ववान जीवों की क्षति नहीं पहुंचाना चाहिए, मातारी पितरी शुश्रूषा, अर्थात माता पिता की सेवा करना चाहिए, थेर शुश्रूषा, वृक्षों की सेवा करना चाहिए, गुरुणानाम अपचति, गुरुओं का समादर करना चाहिए। इसी प्रकार से ब्राह्मण, दासों व सेवकों के प्रति भी अशोक सम्यक व्यवहार की बात करता है, और ये प्रत्येक मनुष्य को इसको अपनाना चाहिए। ये से हमको सद्गति मिलेगी, ये अशोक का विचार था। अशोक इसके अतिरिक्त कुछ और किए, जैसे धम्म मंगल। धम्म मंगल में शिष्ट व्यवहार की बात की जाती थी, गुरुओं का सम्मान होना चाहिए, प्राणियों के प्रति दया भाव होना चाहिए। दूसरा धम्मदान। अशोक अपने 11वें शिलालेख में साधारण दान और धम्म दान के बारे में अंतर बताते हैं। धम्म के बारे में अशोक कहता है कि धम्म में भाग लेना या धम्म के बारे में बताना या धम्म से संबंध स्थापित करना भी धम्म दान है। ऐसा नहीं कि रुपये पैसा देना ही दान है, ऐसी बात नहीं है। धम्म अच्छे विचारों को भी यदि हम किसी को बताते हैं तो ये धम्म दान के अंतर्गत आता है। तीसरा है धम्म विजय। धम्म के द्वारा जो विजय प्राप्त होती है वो प्रेम से परिपूर्ण होती है। यदि आप धम्म के द्वारा किसी का हृदय जीत लेते हैं तो ऐसा विजय युगों युगों तक चलने वाली विजय होती है। सहिष्णुता। अशोक अपने 12वें शिलालेख में धर्मों के प्रति जो सहिष्णुता नीति अपनाई थी उसके बारे में उल्लेख किया है। अशोक प्रारंभ में ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था, लेकिन बाद में बौद्ध धर्म का अनुयायी हुआ। लेकिन वो बौद्ध धर्म के अनुयायी होने के बाद ना तो वह जैन धर्म के प्रति और ना ही ब्राह्मण धर्म के प्रति कभी भी असहिष्णुता की नीति अपनाई थी। वो धर्मांध नहीं था, उन्होंने सबके प्रति सहिष्णुता की नीति अपनाई थी। सभी धर्मों को वो समान रूप से उदारता पूर्वक दान देता था। आगे है अहिंसा। अशोक ने अहिंसा की नीति का पालन किया। उनके राज्य में हिंसा अब ना के बराबर होने लगी। राज दरबार में तो हिंसा होती ही नहीं थी। जो पशुओं का वध किया जाता था वो पशु वध अब निषेध कर दिया गया था। धम्म के स्थान पर अशोक कुछ निषेधात्मक पहलू की भी चर्चा करता है, और अशोक कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य को चंडी अर्थात उग्रता, निष्ठुरता, क्रोध, घमंड, ईर्ष्या, ये सबका परित्याग करना चाहिए, क्योंकि यही मनुष्य को बुराइयों की मार्ग की ओर ले चलता है, मनुष्य के हृदय को अशांत करता है। इसलिए इस निषेधात्मक पहलू को प्रत्येक मनुष्य को अपनाना चाहिए।
एक प्रश्न ये बनता है कि अशोक ने धम्म विजय को या धम्म नीति को क्यों अपनाया। उसके अपनाने के पीछे अशोक का एक सिद्धांत था कि उन्होंने आत्मदेवत्व के सिद्धांत को पाया। धम्म का स्वरूप। अब हम अशोक के धम्म पर चर्चा किए तो वास्तव में अशोक का धम्म का स्वरूप क्या था। विद्वानों का मानना है कि अशोक के धम्म का स्वरूप कोई एक नहीं था। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत प्रदान किए हैं। इतिहासकार फ्लिट इसे राजधर्म मानते हैं। अशोक का धर्म बौद्ध धर्म नहीं था बल्कि राजधर्म था, क्योंकि अशोक के शिलालेख में बौद्ध धर्म का प्रचार नहीं मिलता, बल्कि अशोक के शिलालेख में तो हमको अशोक एक ऐसे सदाचारी राजा के कर्तव्य देखने को मिलता है जो न्याय तथा दया के साथ शासन करता है। इसलिए अशोक का जो धम्म था वो बौद्ध धर्म नहीं था बल्कि एक राजा का धर्म था, एक राजधर्म था, ये फ्लिट कहते हैं। लेकिन हम फ्लिट के विचार को भी पूरी तरह से स्वीकार नहीं करते। दूसरा है सार्वभौम धर्म। इसके मानने वाले हैं डॉक्टर आर के मुखर्जी, डॉक्टर आर एस त्रिपाठी और इतिहासकार स्मिथ। ये सभी ये कहने का प्रयास किया है कि अशोक का धम्म सभी धर्मों का सार था। उसमें ब्राह्मण धर्म भी थे, उसमें जैन धर्म के भी महत्वपूर्ण तत्व थे, बौद्ध धर्म भी की महत्वपूर्ण तत्व थे, और इन सभी धर्मों का सार अशोक का धम्म था। क्योंकि अशोक ने स्वर्ग का उल्लेख किया है और स्वर्ग ब्राह्मण धर्म में है, बौद्ध धर्म में स्वर्ग है ही नहीं। अशोक मोक्ष की बात करते हैं, बौद्ध धर्म में निर्वाण की बात होती है। तो इस प्रकार से इन विद्वानों का विचार है कि अशोक का जो धम्म था वो सार्वभौम धर्म था। फादर हेराज जैसे विद्वान ये कहते हैं कि अशोक का धर्म ब्राह्मण धर्म था। अशोक ने ब्राह्मण धर्म का प्रचार किया, लेकिन इस मत को भी स्वीकार नहीं करते, क्योंकि यदि अशोक का धर्म ब्राह्मण धर्म से संबंधित होता तो अशोक यज्ञ और कर्म कांडों का प्रचार करता। अशोक यदि बौद्ध धर्म ब्राह्मण धर्म का अनुयायी होता तो ऐसी स्थिति में गार्गी संहिता जो अशोक की आलोचना करता है वो नहीं करता। तो इस प्रकार से अशोक का धर्म ब्राह्मण धर्म भी नहीं था। फिर आता है उपासक बौद्ध धर्म। कुछ विद्वान अशोक के धर्म को उपासक बौद्ध धर्म मानते हैं, क्योंकि अशोक कालांतर में उपगुप्त से बौद्ध धर्म की दीक्षा लिया और अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा, महामात्यों की नियुक्ति किया और महामात्यों की नियुक्ति करके उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया। क्योंकि अशोक की शिक्षा और बौद्ध धर्म में काफी समानता हमको देखने को मिलता है। लेकिन कुछ विद्वान इस विचार को भी खंडन करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि अशोक ने निर्वाण के स्थान पर स्वर्ग का उल्लेख किया है। अशोक 4 आर्य सत्य की चर्चा नहीं करते, जिसमें दुख का कारण है, दुख निरोध और दुख निरोध प्रतिपदा, अर्थात दुख को निरोध किया जा सकता है, उसके अष्टांगिक मार्ग, इसकी चर्चा नहीं करता। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाचा, सम्यक कर्मान, सम्यक आजीविका, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, इसकी चर्चा नहीं करते, क्योंकि यह अष्टांगिक मार्गों के द्वारा व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त करता है। अब हम अशोक का मूल्यांकन करने जा रहे हैं। अशोक भारत के इतिहास में मौर्य साम्राज्य के शासकों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अशोक का शासनकाल वास्तव में भारत का गौरवमय काल था। एक व्यक्ति के रूप में यदि हम अशोक का मूल्यांकन करें तो वास्तव में वो ईश्वर के तुल्य था, और इसी कारण विद्वानों ने उसे अशोक महान कहा है। तो आज हम अशोक महान होने के पीछे जो कारण है उसको उसके मूल्यांकन के रूप में देखते हैं। अशोक का व्यक्तित्व एवं आदर्शवादिता। वास्तव में अशोक का व्यक्तित्व पूरी तरह से मानवता के पक्ष में था। उनका विचार वो पूरी तरह से एक आदर्श था, और इसी आदर्श विचार के द्वारा, अपने व्यक्तित्व के द्वारा अशोक ने जो कार्य किया वह वास्तव में उसे महानता के करीब लाता है। अशोक महान विजेता था। यदि हम युद्ध विजेता के रूप में भी अशोक का मूल्यांकन करें तो अशोक एक शक्तिशाली सेनापति था। उनकी भुजाओं में उतनी ही शक्ति थी
जितने उनके पिता और उनके दादा में थी। अपने शक्ति के बल पर ही उन्होंने कलिंग को जीता, भारत को राजनीतिक दृष्टि से एक बनाए रखा। कालांतर में युद्ध विजेता के साथ साथ उन्होंने धम्म विजेता की भी नीति अपनाई थी, और धम्म विजय नीति के द्वारा उन्होंने तो केवल भारत के निवासियों के दिलों को जीता, ये बात नहीं थी, उन्होंने विश्व के लोगों के दिलों को भी जीतने का कार्य किया। और जब किसी का दिल जीता जाता है तो वो चिरस्थायी होता है, और अशोक ने वही कार्य किया, और इसीलिए अशोक को महान विजेता भी कहा जाता है। राष्ट्रीय एकता प्रदान करना, अशोक ने भारत को राष्ट्रीय दृष्टि से एक बनाए रखा। अशोक जब तक शक्ति के शिखर पर था, भारत राष्ट्रीय राजनीतिक दृष्टि से एक था। आते हैं महान शासक। अशोक एक महान शासक था। एक शासक में जो गुण होना चाहिए वो अशोक में हमको देखने को मिलता है। अशोक शक्ति के शिखर में होते हुए भी प्रजा के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए। प्रजा की भलाई ही उसका सर्वोपरि था। उन्होंने प्रजा के हित के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए। उदारता एवं लोकहितकारी कार्य, वह उदार था, और उसकी उदारता का परिचय कई क्षेत्रों में हमको देखने को मिलता है। जनता के हितों के लिए उन्होंने कई महत्वपूर्ण कार्य किए, जिसकी चर्चा हमने पहले भी कर चुके हैं। धार्मिक नीति, अशोक की धार्मिक नीति सहिष्णुता की थी। सभी धर्मों के प्रति उन्होंने सहिष्णुतापूर्ण व्यवहार किया। और कर्तव्यनिष्ठ शासक, अशोक एक कर्तव्यनिष्ठ शासक था। उसे अपने कर्तव्य का आभास था। जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय चाणक्य ने एक शासक के 3 कर्तव्य बताए थे, ये सारे कर्तव्य अशोक समय में पूरा करते थे। शासन संबंधी, सेना संबंधी और न्याय संबंधी। तो इन क्षेत्रों में अशोक प्रवीण था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत के इतिहास को गौरवान्वित करने वाले अनेक शासकों के बीच अशोक वास्तव में देदीप्यमान नक्षत्र की भांति था। वह उनका इतिहास आज भी नैतिकता से परिपूर्ण है, और हम अशोक का अध्ययन इसलिए करते हैं कि हम अपने समाज में नैतिकता का विकास कर सके। और जिस समाज में नैतिकता का विकास होगा, जिस समाज में नैतिकता बढ़ेगी, वह समाज श्रेष्ठ समाज होगी। उससे हम अपने परिवार की रक्षा कर सकते हैं, अपने समाज की रक्षा कर सकते हैं, अपने देश की रक्षा कर सकते हैं, और अपने विश्व की भी रक्षा कर सकते हैं। इसलिए हमें अशोक के धम्म नीति के साथ साथ नैतिकता की नीति भी पढ़ने को मिलता है। जहाँ तक मेरा विचार है, आप अशोक के धम्म के बारे में अच्छी तरह से जानकारी ले लिए होंगे, रूबरू हो गए होंगे। यदि किसी भी प्रकार की बात आपको समझ में ना आए तो अपने विचार मुझ तक जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।